स्वागत है आपका हॉन्टेड टाइम में। तो रुक करते हैं अपनी आज की कहानी का। वो 21 माले की बिल्डिंग पूरी तरह से जल के काली पड़ चुकी थी। कोई नहीं रहता था वहाँ 3 साल पहले लगी आग के बाद से। उस आग में तकरीबन 10 ही लोग बच पाए थे और वहाँ रहने वाले 200 से 250 लोग थे। कितनों के बारे में तो पता भी नहीं चल पाया कि वे वहाँ थे भी या नहीं। इतनी भयानक आग उस पूरे इलाके में क्या पूरे शहर में किसी ने नहीं देखी थी। उस बिल्डिंग के जल जाने के बाद उस बिल्डिंग पर भूत प्रेत की बातें बनने लगी थी। उस हादसे के बाद ना तो वो बिल्डिंग किसी ने बेची ना खरीदी, बस एक खंडहर बन के रह गई थी वो बिल्डिंग। सूरज एक आम लड़का, उसकी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, अब न्यू जॉब लगी थी और उसी जली हुई बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग के 7वें माले पर उसका फ्लैट था। सूरज आज अपने घर पर ही था। अचानक फ़ोन आया उसके दोस्त अभय का। आज ही वैसे से आया था। अभय के आने पर सूरज उसे सीधे अपने कमरे में ही ले गया था। दोनों बैठ के बातें करें इससे पहले ही अभय की नज़र कमरे में चारों ओर दौड़ी और अजीब सा कमरा था। अभय ने पूछा, सूरज ये तेरा रूम है या कालकोठरी? एक भी विंडो नहीं है यार इसमें। सूरज ने पूरे कमरे को एक नज़र देखकर कहा, यार सामने वाली बिल्डिंग में आग लग गई थी अब से 3 साल पहले। बहुत तबाही मची थी। आसपास किसी भी बिल्डिंग में उस तरफ कोई खिड़की या बालकनी नहीं है। लोग डरते हैं कि वहाँ की आत्माएं घर में ना आ जाए। वैसे से लौट के आए अभय की हंसी निकल गई। उसने कहा, अबे 2020 चल रहा है भाई, ये क्या मजाक है। चल अभी देखते हैं किस वजह से यहाँ इतना खौफ फैला हुआ है। अब भय सूरज को खींचता हुआ ले गया उस बिल्डिंग में। 21 माले की बिल्डिंग, कोई लिफ्ट नहीं, जहाँ तक जाना होगा सीढ़ियों से ही जाना होगा। बिल्डिंग में घुसते ही ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया एक तरफ और ये दोनों एक तरफ। बाहर जिस तरह की सूखी सी गर्मी थी, अंदर उतनी ही नमी और हल्की ठंड सी थी। बाहर से बेहद हल्की सी रोशनी आ रही थी, जिसके साथ मोबाइल की टॉर्च की रोशनी के दम पे दोनों सीढ़ियाँ धीरे धीरे चल रहे थे। पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी बात थी। जिंदगी का नामो निशान नहीं था पूरी बिल्डिंग में। एक चूहा, एक कॉकरोच, एक चींटी भी नहीं थी पूरी बिल्डिंग में। चलते चलते 20वें माले पर एक कमरा दिखाई दिया। उसमें कदम रखा ही था कि बस ठीक तभी कई सारे चमगादड़ उनके सर के ऊपर से बाहर की ओर आए। अब कहीं जाके जिंदगी दिखी थी उस पूरी बिल्डिंग में। अब कहीं ध्यान से सुनने पर कई आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ आ गया। दोनों उस कमरे के अंदर बढ़े तो अचानक से ठंड बढ़ने लगी और अंदर के ठंडे से कमरे में टॉर्च मारी तो देखा पुराना सा एक भारी पंखा छत से लटका हुआ था और हवा से हिल रहा था। लेकिन अचंभे की बात यही थी, कमरे में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से हवा अंदर आती। फिर ये पंखा कैसे हिल रहा था? अभय और सूरज ने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए दोनों कमरे से बाहर की तरफ निकले और छत की तरफ आए तो सामने का नज़ारा देखकर खुशी इतनी हुई कि डर लगने का सवाल ही नहीं था। जगमगाती रोशनी से उजड़ा हुआ सारा शहर उन्हें दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने प्लान बनाया, अगली रात को ही पार्टी की जाएगी और अगली शाम दोनों पहुँचे भी पार्टी करने। आज जरा अलग ही था सब कुछ, जिससे आँखों को इस अंधेरे में देखने की आदत हो। साफ साफ दिखाई दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी ऊंचाई पे भी आने में। और एक जगमगाती हुई रोशनी से भरे पूरे शहर को देखते हुए ही दोनों छत पर आराम से बैठ गए। सामने की रेलिंग टूटी थी, जिससे नज़ारा पूरा दिख रहा था। बोतलें खोली गई और पुरानी बातें भी चल रही थी कि तभी 5 साल से खाली पड़ी बिल्डिंग में अचानक से पानी की मोटर चलने लगी और टंकी में पानी भरने लगा।
पहले तो दोनों जरा से डरे, लेकिन फिर सोचा पास में बन रही बिल्डिंग के लिए यहीं से पानी जा रहा होगा। दोनों ने फिर से अपनी बातें शुरू करी। बातें करते करते तभी अचानक किसी के कदमों की आहट हुई। तब पलटने पे सूरज को दिखाई दिया एक औरत बड़े आराम से छत के दूसरे कोने में टहलती हुई आकर ऐसे ही खड़ी थी जैसे सैर पे निकली हो। लेकिन इस पे दोनों डरे, लेकिन फिर अभय ने कहा यार हम दोनों आ सकते हैं, तब ये भी आ सकती है, शायद इसी ने मोटर चलाई हो। फिर दोनों शांत हुए और बातें करने लगे जब अचानक वही औरत छत की रेलिंग पे चलते हुए उनके सामने से निकल गई। दोनों उसे देख के बहुत बुरी तरह घबरा गए। दोनों की आवाज़ और सांस गले में ही फंस गई। दोनों का हाल इतना बुरा था बस बेहोश हो जाए। अचानक हवाएं तेज होने लगी। पूरी तरह से घबराए हुए वो दोनों वहाँ से उठ के भागे, लेकिन छत का दरवाज़ा उनके सामने बंद हो गया। उन दोनों के हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे इंसान नहीं सूखे पत्ते थे। वो पलट के छत की दूसरी ओर देखा तो वही औरत रेलिंग पर से चलते हुए उनके बिल्कुल सामने कुछ दूरी पर रेलिंग पर आकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हुए चीखती हुई बिल्डिंग से नीचे कूद आई। दोनों को अपनी आंखों पर झांक कर भी यकीन नहीं हो रहा था। दोनों दबे कदमों से छत की उस रेलिंग तक गए। वहां से झांक कर नीचे देखा तो उन दोनों का हलक डर से सूख गया। उनके दिल की बात सच ही निकली, क्योंकि नीचे लड़की की कोई लाश नहीं थी। और जब दोनों पीछे मुड़े ठीक तभी आग की लपटों में घिरी चलती हुई एक औरत चीखती हुई उन दोनों के बीच से रेलिंग के नीचे कूद गई। दोनों अपनी सांसों को रोके हुए डरते डरते नीचे देखने को एक बार फिर झुके तो दोबारा कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। दोनों नीचे झांक ही रहे थे कि तब दरवाजे की आवाज़ से समझ में आया कि जो दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ था वही अब खुल गया है। दोनों ने मौके को भांप लिया और तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते दरवाजे तक पहुँचे कि जैसे ही दरवाजे को पकड़ के पूरा खोलना चाहा तो दरवाज़ा सिर्फ इधर से सूरज ने ही नहीं पकड़ा था, बल्कि दूसरी तरफ से भी कोई उसे पकड़ के खींच रहा था, वो भी दुगनी ताकत से, पूरी ताकत लगा के। सूरज की कोशिश कमज़ोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ से खींचते खींचते वो छत का दरवाज़ा बंद हो चुका था। सूरज और अभय का चेहरा अब डर से नहीं बल्कि निराशा से भरा था कि एक मौका मिला था भागने का, वो भी खो दिया। पर तभी सूरज ने एक और कोशिश की। सूरज ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और घर के लैंडलाइन पे कॉल लगाई और 3 दिन बाद कॉल किसी ने उठाया भी। सामने से कोई बोलता इससे पहले ही सूरज ने अपनी सारी बात बताई तो सामने से आवाज़ आई, सूरज तो मैं हूँ। तो सूरज ने चिल्ला कर पूछा, ये क्या बकवास है, सूरज मैं हूँ। सामने से एक मुस्कुराती आवाज़ में जवाब मिला, तुम थे, अब मैं हूँ। और फ़ोन कट गया। सूरज ने अब अपने पापा के फ़ोन पे कॉल लगाया पर कॉल नहीं लगा। उसने एक एक करके कई दोस्तों के पास कॉल लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था सभी के फ़ोन एक ही साथ बंद हो गए। अब कॉल करते करते सूरज के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। सूरज की आखिरी उम्मीद उसका फ़ोन अब उसने भी साथ छोड़ दिया था। सूरज तो अब बस पल गिन रहा था कि अब किस पल क्या हो जाए। अभय का हाल भी बहुत बुरा था, लेकिन मुसीबत में दिमाग काम कर ही जाता है। सूरज को भी तुरंत ख्याल आया कि उसका फ़ोन ऑफ हुआ है और अभय का यूएसए का नंबर भले काम न करे पर उसके फ़ोन में सिम डाल के फ़ोन करने की कम से कम कोशिश तो करी जा सकती है। सूरज ने कहा, अभय फ़ोन दे अपना, जल्दी से फ़ोन दे। अभय 2 कदम पीछे हटा। अच्छा, मेरे फ़ोन से फ़ोन करेगा, ये ले।
अभय ने उतना कहा ही था कि जेब से फ़ोन निकाल के सूरज की ओर बढ़ाया। सूरज ने वो फ़ोन हाथ में लेते ही सूरज के हाथ में फ़ोन आते ही सूरज पत्थर बन गया था। आंखें उसकी फैलती चली गई और सांस धीमी होती गई। सूरज के हाथ में पकड़ा हुआ अभय का फ़ोन पूरी तरह से जला हुआ था। सूरज ने अपनी बिल्डिंग की ओर देखकर तेज से चीखा और बचाने की गुहार लगाने लगा। सूरज की आवाज़ उसके गले से निकली जरूर थी, लेकिन उतनी ही तेजी से लौट भी आई। सूरज समझ गया कि उसकी आवाज़ इस छत को पार नहीं कर पा रही है। अभय ने धीमे से बोलना चालू किया, तेरी बिल्डिंग का पता क्या है सूरज, याद है तुझे? सूरज ने कांपती हुई आवाज़ में कहा 34C। अभय ने दूसरा सवाल अपना पूछा, और तूने मुझे क्या एड्रेस मैसेज किया था? सूरज की आंखों के सामने 3 साल पहले की दिवाली और वो तांडव नाच गया। 3 साल पहले अभय इंडिया आया था और सूरज से मिलने के लिए उसके नए घर के एड्रेस मांगा। सूरज ने जल्दबाजी में एड्रेस भेज तो दिया, जिसमें बिल्डिंग का एड्रेस उसने 34C की जगह 33B लिख के भेज दिया। अभय इसी बिल्डिंग में सूरज का घर ढूंढ रहा था जब वहाँ आग लग गई और मरने वालों में खुद अभय भी शामिल था। सूरज का क्या हुआ, सूरज कहाँ गया, कोई नहीं जानता। पर उनके माँ बाप का कहना है उन्हें सूरज की आवाज़ में कई बार चीखने की आवाज़ उसी बिल्डिंग की ओर से सुनाई देती है। उस बिल्डिंग पे कई बार कई लोग गए, पर सिर्फ 2 बोतलें और जले हुए फ़ोन ही मिले। उनमें से एक फ़ोन सूरज का था। तलाश आज भी जारी है, पर सूरज आज भी नहीं मिला। कहीं आपसे मिलने कोई दोस्त 3 साल बाद तो नहीं आ रहा? अपनी ऐसी ही और कहानी के लिए सब्सक्राइब करें हॉन्टेड आई, और अपनी कहानी शेयर करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।